हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द मोल फ्रैक्शन, है ना। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? ये हमारा नेक्स्ट टर्म होता है। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 2 में कर लिया है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो आप जरूर उसको देख के आओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? देखो, इसमें अगर हम समझें तो ये इसमें बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। क्या मतलब है इसका? कि ये रेशियो होता है। ये किसका रेशियो होता है? देखो समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, हमारे पास कोई एक सोल्यूशन हमने लिया और इस सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स एक ए है और एक इसमें बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट हमारे पास एक ए है और एक कंपोनेंट हमारे पास बी है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ Na एंड कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद Nb, है ना। तो क्या कह रहे हैं? सिंपल सा बेसिकली ये कंसेप्ट ये कहता है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय काई। ये ऐसे बनाया जाता है सिंबल, ये काई से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा एक्स डिफरेंट तरीके से एक्स बना होता है, इसे एक्स भी हम लोग लिख देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसका? ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि उसमें 2 कंपोनेंट है और 2 कंपोनेंट है तो ए और बी था, तो दोनों के मोल्स ले लिए। तो दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर, किसके लिए हो गया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सबी, देन दिस विल बी इक्वल टू एनबी अपॉन में Na प्लस एनबी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बट जब बच्चे पहली बार इसको पढ़ते हैं, कई बार उनको लगता है कि वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये Na क्या है ना। तो Na आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला शुरू दिन में 11th क्लास में बताया जाता है स्टार्टिंग से कि गिवन मास अपॉन में क्या लेना होता है आपको? मोलर मास। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे। जब भी तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा 99% वो आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट नहीं देते। वो क्या करेंगे आपसे? वो आपसे पूछेंगे कि आपको बेसिकली वो कुछ हिंट देंगे जिससे आपको मास दिया जाएगा। मोलर मास आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले को यूज करके इसको निकाल लेना है। तो सबसे पहली चीज आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब सोचो यहाँ पे क्या इसकी कोई यूनिट होगी? तो आप देख रहे हैं बेटे, जैसे इसमें देखो सिंपली ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, है ना। ये यूनिट लेस होता है, ये एक रेशियो है ना। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारा कंपोनेंट ए के लिए हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारा कंपोनेंट बी के लिए हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि सपोज इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स इज यूनिटी, है ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे तो उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर हमने भी 2 कंपोनेंट लिए थे एक्स ए और ये एक्स बी या फिर काई ए काई बी, और इसका सम हमेशा कितना आएगा? 1। तो अगर हमने एक को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाल लिया तो दूसरे को हम लोग क्या करेंगे? 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले आपने फॉर्मूलाज क्लियर करने हैं। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन क्लास 12th के एनसीईआरटी में दिए गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ सो दैट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल हो जाए टॉपिक के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने को फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो इसको पॉज करके, और फिर उसके बाद आप चेक करो कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, राइट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आपको किसका निकालना है? 30% बाय मास। मैंने आपको मास परसेंट की मीनिंग समझाई थी कि 30% बाय मास का क्या मतलब होता है? इन्होंने बोला बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब 30% सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन
in CCl4 means, क्या मतलब है इसका, 30 ग्राम of benzene is present in 70 ग्राम of CCl4। तो आपको दोनों का मास दिया है, यानी कि इसका मतलब आपका एक कंपोनेंट क्या है, बेंजीन है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, CCl4। तो बेंजीन के लिए हमारा मास कितना दिया हुआ है, W बेंजीन कितना दिया हुआ है आपका, तो इट इज गिवन टू अस 30 ग्राम। एंड व्हाट इज द WCCl4, ये हमारा कितना दिया है, 70 ग्राम। तो ये हिंट था, मास परसेंटेज दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करना है। तुम सोचोगे कि मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है और मोल फ्रैक्शन में आपने पुट करोगे वैल्यूज, तो आपको ये लगेगा कि भाई ये तो इसमें ना तो मास दिया है, मोलर मास तो चलो आप निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मास परसेंट का कंसेप्ट यही कहता है कि मास परसेंट गिवन है तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी पता होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता होता है और मास ऑफ सोल्यूशन भी पता होता है, राइट। तो हमने ये दोनों चीज निकाल ली। अब बेंजीन का हम मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास बेंजीन का क्या होता है, तो बेंजीन का मोलर मास आपको पता है, बेंजीन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C6H6। तो इसका जो मोलर मास आता है ये आता है 78 ग्राम पर मोल। आपको कंफ्यूजन हो तो सिंपल इसको हम ऐड ऑन करते हैं, 6 × 12 + 6 × 1, तो इसको हम ऐड कर लेंगे बच्चे, तो हमारा ये आ जाता है 78 ग्राम पर मोल, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मोलर मास कितना आता है CCl4 का, तो कार्बन का हम 12 लेते हैं, 4 × 35.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 154 ग्राम पर मोल, राइट। ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारा मोलर मास आ गया किसका, बेंजीन का और इसका। तो क्या हम इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, तो C6H6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/m ऑफ बेंजीन, तो दिस विल बी 30/78। तो ये ऐसे हमारा आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, राइट। सिमिलरली अगर तुमसे कोई कहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 निकालना है आपने, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है इसका कितना दिया हुआ है, 70 मास है और 154 आपका इसका मोलर मास है, तो इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब काई C6H6 आपको निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा, राइट। अब इस केस में हमने इसको रखा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका कितना आया था हमारा नंबर ऑफ मोल्स, 30/78 डिवाइडेड बाई 30/78 प्लस 70/154। बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द राइट आंसर। आपका यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल आएगा किसका, बेंजीन का। तो कैलकुलेशन होगी, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक बार हम इसको, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको किया गया है। सिंपली देखो, अगर हम देखें तो कैलकुलेशन बेसिकली आपको डेफिनेटली करके देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका आंसर एग्जैक्टली मैच किया है नहीं, और ये प्रैक्टिस आपको करनी होती है, राइट। देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम हो गया, मास ऑफ बेंजीन 30 है, तो कितना हो गया मास ऑफ हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम, राइट। मोलर मास इन्होंने निकाल लिया बेंजीन का 78, तो नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने 30/78 करे, तो ये हमारे आ गया 0.3846 मोल्स, राइट। मोलर मास ऑफ CCl4 निकाला गया, दिस वाज 154 ग्राम पर मोल। इसको भी इन्होंने रेशियो निकाल लिया 0.4545 ग्राम पर मोल, जो भी है हमारा यहाँ पे मोल लिखा है, दैट्स ओके, यूनिट इसकी ग्राम पर मोल भी होती है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5 इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो यहाँ पे ऊपर इन्होंने रेशियो इसका ले लिया, नीचे इन्होंने दोनों के मोल फ्रैक्शन का, इसका नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो यहाँ पे ले लिया, और फाइनली विल गेट हाउ मच, कितना हो गया ये आपका, तो ये हमारा हो गया 0.458, ये रेशियो आ गया किसका, एक्स ऑफ, यानी कि काई ऑफ बेंजीन, ये हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे व्हाट विल बी द काई ऑफ CCl4, तो हम क्या करते, पहली चीज हम इसको तो अपोजिट कर देते। तो अगर हमें पता है कि रेशियो इसका कितना आता है 0.4545, 0.3846 प्लस 0.4545, एक तो हमारा ये तरीका था कि हम इसको इस तरह से निकालते कि नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे CCl4 के लिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लिए। रादर व्हाट कैन वी डू, x CCl4 विल बी इक्वल टू x ही कहते हैं इसको जनरली, लेकिन वैसे काई इसका सिंबल होता है, x CCl4 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x ऑफ बेंजीन। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लूँ, कितना आया था हमारा बेंजीन का, तो 1 माइनस 0.458 से अगर हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमारा आंसर
आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बचाने के लिए हमें ये वाला मेथड यूज करना चाहिए, 1 माइनस करके, यानी कि 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, विल गेट द आंसर, राइट। तो भाई ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। फटाफट से देखो क्या हमने सीखा मोल फ्रैक्शन में। हमने देखा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको यही सीखना है कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना, क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल हमने रेशियो निकाल लेना है, जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है उसका हम न्यूमरेटर में लेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंगे। तो सिंपल हमारा ये तरीका होता है, हम इसको फॉलो करके इजीली मोल फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं, राइट। तो इसको अच्छे से आपको सीखना है। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमें करना है यहाँ पे। ये हमने डन किया मोलैरिटी, ठीक है। ये बच्चे आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है क्लास 11th में। अगर आपने पढ़ा हुआ है देन फाइन, तो आप फटाफट से सो करके इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो आगे के, एक बार इसको रिवाइज करके। और अगर आपने नहीं करा तो आप थोरो देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा व्हाट इज मोलैरिटी और क्या क्या चीजें आपको इसमें नोटिस करनी होती है, क्योंकि ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप आगे जेई के लिए देखेंगे या फिर नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन मिलता है, राइट। चलो भाई, तो व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, है ना। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन डिनोटेड बाय मोलर मास। ये क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये, कितने हमारे सोल्यूशन जो हमने बनाया है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, कितना हमने यहाँ पे वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा होना चाहिए कितना, 1 लीटर। लीटर में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या देखना है, व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। मतलब कहने का मतलब है 1 लीटर पानी में या 1 लीटर में जो सोल्यूशन हमने, टोटल पानी नहीं हम कहेंगे, पूरा सोल्यूशन कहेंगे, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डाले गए हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाती है। तो व्हाट मस्ट बी द फॉर्मूला, देखो सिंपली फॉर्मूला इसी से बना होता है डेफिनेशन से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसे हम n से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इसे हम v से डिनोट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम और ये नंबर ऑफ मोल्स हमने ले लिया ऊपर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। तो अगर मैंने आपको भी बताया कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमने सिंपल अगर फॉर्मूले को पुट कर दिया तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट हमने यहाँ पे ऊपर लिया, नीचे हमने मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट ले लिया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ले लिया, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको वेरी शॉर्ट वे में अगर हम लोग देखें तो ऐसे मैं आपको बताऊंगी, आप ऐसे लिखो इसे, मोलैरिटी इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से, इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट को अगर मैंने W से डिनोट किया। सोल्यूट के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, सोल्यूट के लिए जनरली हम लोग ले रहे हैं जो डेजिग्नेशन, वो हम ले रहे हैं 2, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो होता है हमारा 1। अकॉर्डिंग टू NCERT वी यूज जस्ट दीज नंबर्स, है ना। इसको हम फिक्स कर देते हैं, सोल्यूट के लिए 2 और सॉल्वेंट के लिए 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में हमने क्या लिया, W2 अपॉन में हम यहाँ पे ले सकते हैं M2 इंटू वॉल्यूम। अगर ये हमारा ml में दिया हुआ है तो हम ऊपर ले लेंगे 1000। तो बच्चे आप इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके भी इसको अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो ऊपर आपने मास लेना है सोल्यूट का, नीचे आपने मोलर मास लेना है, वॉल्यूम लेना है, ऊपर 1000 कर देना है। तो इस तरह आप इजीली मोलैरिटी को, फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, बट आपको सोचना है, आपको एक बार समझना है, इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। आपसे ऊपर कहा गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सोल्यूट है ये। सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो आपने उसके हमारे मास अपॉन में मोलर मास लेने, यहाँ वॉल्यूम हो गया 1000 हो गया। क्यों हमने 1000 किया, बिकॉज यहाँ पे हमने मिलीलीटर में लिया है। और उनकी कंडीशन है, क्या है फॉर्मूला हमारा, कहता है कि हमारे 1 लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब लीटर में होना चाहिए। अगर वो ml में है तो हम यहाँ पे 1000 लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है मोलैरिटी, इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और किससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाने। जो भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे आप केवल इसी के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इन टॉपिक से बियॉन्ड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा मोलैरिटी टॉपिक पे, राइट। देखो मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो जब हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले आपने देखा मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी की यूनिट क्या है। हम इसको पढ़ेंगे एक बार। सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या लिए, सोल्यूट के, नीचे हमने क्या लिया,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो व्हाट मस्ट बी द यूनिट, मोल पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ बेसिकली मोलैरिटी। या फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, है ना। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए 0.1 मोल पर लीटर, या फिर तुमसे कहा जाए 0.1 m, इसका मतलब क्या दिया है आपको, मोलैरिटी दी हुई है। सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.1, ठीक है। इसकी मीनिंग भी समझो। जब आपको कहा जाए कि सपोज कोई क्वेश्चन में आता है कि 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, कुछ ऐसे करके आपको डेटा दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है ना, क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे आपको पता चल रही है। तो जब भी आपको मोलैरिटी दी जाएगी तो आपको यहाँ पे फिक्स पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि 0.1 मोल ऑफ NaCl, 0.1 मोल ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डेटा आपको पता है, आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हुआ है। तो अगर आपको मोलैरिटी दी जाएगी तो आपको फिक्स होना चाहिए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको ऑलरेडी पता है सॉल्यूट के, और आपको वॉल्यूम पता है 1 लीटर। पहली अंडरस्टैंडिंग आपको ये बनानी है। दूसरी चीज क्या है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन पैटर्न ऐसा होता है कि या तो आपने इसे फॉर्मूला देखा, आपने अच्छे से मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा, कि हम इसको पूरा खोल के लिख देते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू W2 अपॉन में M2 इंटू वॉल्यूम। अगर ये हमारा ml में है तो ऊपर हमारा हो गया 1000। आपको इनमें से या मोलैरिटी पूछ लेंगे, या मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ लेंगे, या फिर हमारा मास ऑफ सोल्यूट पूछ लेंगे, या वॉल्यूम पूछ लेंगे। सारे में से कोई ना कोई डेटा मिसिंग देंगे और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला आपको वैसे भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो मोलैरिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यूनिट पे क्वेश्चन आ सकता है इस पे। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो यहाँ पे पूछा जाता है वो क्या होता है, वो कई बार आपको वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं देके आपको डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो दे देते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दे जस्ट गिव यू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और बच्चे देख के सोचते हैं अब क्या करें, है ना। 99% जब भी वो डेंसिटी देते हैं तो उस केस में वो परसेंटेज वाला केस देंगे। परसेंटेज मतलब 20% सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी इतनी है और आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो जब भी आपको परसेंटेज वाला सोल्यूशन दिया जाए तो उस केस में आपको मास कितना लेना होगा सोल्यूशन का, सोचो, ध्यान से सोचो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये मास परसेंटेज में। जब भी आपको परसेंटेज दिया जाता है बच्चे, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है वो कितना होता है, वो हमारा 100 ग्राम होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, है ना, ये चीज आपको पता है। तो पहला केस, अगर उन्होंने यहाँ पे मास परसेंटेज दिया हुआ है, मास परसेंट में दिया हुआ है, तो हमारा मास ऑफ सोल्यूशन हमेशा हमें क्या लेना है, 100 ग्राम लेना है। और अगर मान लो नहीं दिया है तो आपको सोल्यूट का मास दे देंगे, साथ में आपको सॉल्वेंट का मास दे देंगे, तो आप दोनों को सम कर देना, इन दोनों को आप ऐड कर देना, यू विल गेट द मास ऑफ सोल्यूशन। तो समटाइम्स वो अगर आपको डेंसिटी का क्वेश्चन देंगे तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें मास निकाल लेना है, और मास निकाल लोगे तो क्या होगा, आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हम ले सकते हैं मास अपॉन में डेंसिटी। तो ऐसे करके हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि जिसमें पहला पैटर्न हमने देखा कि डायरेक्ट डेटा में से आपको कोई भी टॉपिक पूछेंगे, इसमें से कोई भी चीज मिसिंग दे देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमने ml लिया यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर डेंसिटी का क्वेश्चन दिया है, डेंसिटी दी हुई है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मास परसेंटेज दिया जाएगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको 100 ले लेंगे मास ऑफ सोल्यूशन को, और बेसिकली आप डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे। अदरवाइज दोनों के मास दिए जाएंगे, आप उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, राइट। दोनों केसेस को आप कर सकते हैं। थर्ड केस हमारा क्या आता है, व्हाट इज द थर्ड थिंग जो हमें करनी है यहाँ पे, वो क्या है, देखो इसमें एक तीसरा क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे कहेंगे कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है एंड वॉल्यूम v1 है, इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, इट इज डाइल्यूटेड अप टू v2 वॉल्यूम। कहां तक डाइल्यूट कर रहे हैं, v2 वॉल्यूम तक। देन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, देन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो बच्चे इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके लिए हमारा सिंपल एक
इक्वेशन यूज करते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2। जब भी डाइल्यूशन किया जाएगा तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। आपसे कहा जाएगा एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम इतना है, मोलैरिटी इतनी है, इसको हमने अप टू दिस वॉल्यूम डाइल्यूट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने m1v1 इक्वल्स टू m2v2 से मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन निकाल लेनी है। तो ज्यादातर आप देखेंगे इसके बियॉन्ड इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके जो एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक में दिए हुए हैं, सो दैट हमें यहाँ लगे कि भाई हाँ हम कर पा रहे हैं या नहीं। चलो भाई देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। पहला केस दिया है 30 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको ये ध्यान देना है बच्चे, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ये ए पार्ट है इसका, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके इसमें आपको ये नोटिस करना है कि क्या क्या डेटा गिवन है। पहली चीज ध्यान से देखो क्या पूछा है, मोलैरिटी, तो लिख लो मोलैरिटी, और मोलैरिटी के बाद इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W2 अपॉन में M2 इंटू V इन ml, और ऊपर आपका है 1000। अब आपको पता है यहाँ पे लीटर में ही दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं दिया है, जनरली आपका उसमें ही दिया जाता है, आप लीटर ले लो, कोई आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में क्या है, ये आपका क्या दिया है, W2 दिया है 30, और ये हम यहाँ पे इसका मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास निकालने के लिए आपको इनको सबको ऐड करके निकालना होगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो मोलर मास आता है दैट इज 291। I'll write here, कितना आ रहा है 291, वॉल्यूम कितना दिया है 4.3। बस आपने इसको कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट द राइट आंसर। कंसेप्ट सीखो पहले, न्यूमेरिकल। बच्चे ना कई बार कैलकुलेशन से डरते हैं, कैलकुलेशन तो बात की बात है, कैलकुलेशन तो आपको सीखना है, वो एक सिंपल आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट हो गया। बट पहली चीज आपने फॉर्मूले में पुट करना है इसको, फॉर्मूले में अगर आपने अच्छे से रख दिया तो पता चलेगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई बच्चे को ये आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो इस केस में ऐसा नहीं सोचना कि अभी हमसे, पहले तो आप इसे अच्छे से रखना सीखो, उसके बाद आप इसके कैलकुलेशन पे काम करो, ओके। चलो भाई, तो नाउ इसके बाद ये देखा आपने, इसको पुट करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर, जितना आएगा आप अभी हम देखेंगे। तो बी पार्ट में क्या दिया है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, 30 ml ऑफ 5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, है ना। तो अब इस केस में क्या हो गया, वही आ गया डाइल्यूटेड वाला क्वेश्चन। तो बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको देखो क्या दिया है, इन्होंने M1 दिया है, कितना दिया है 0.5 मोलर, V1 कितना दिया हुआ है 30 ml, ठीक है, फटाफट से करेंगे इसको। V2 कितना दे दिया है 500 ml, तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। सिस्टमैटिक चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी, तो इससे आपने मोलैरिटी निकाल लेनी है। चलिए फटाफट से देखते हैं इसका कैसे सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद सॉल्व करो इसको। देखो इसमें मोलर मास कितना है 291, नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने निकाल लिए 30/291 करके, और वॉल्यूम कितना दिया था 4.3, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से इनका आंसर आ गया 0.023। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इन्होंने सिंपल फॉर्मूला लगाया है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई, आप डायरेक्ट यूज करो। अदरवाइज थ्योरेटिकली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, ओके। चलो लिखा है यहाँ पे, और यूज द फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो हमारा यहाँ से आंसर आता है 0.03 मोलर, राइट। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वो क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन द लेबोरेटरी। आपसे पूछा गया है यहाँ पे, लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन, what should be molarity of such a sample of acid if the density of solution is 1.504 ग्राम। बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया है आपका, इन्होंने यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई, डेंसिटी इज गिवन टू यू, कितनी दी है 1.504 ग्राम। आपको कहा है मैंने, जब भी परसेंटेज आएगा तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना लेना है आपने, मास ऑफ सोल्यूशन आपको पता चल गया कितना है 100 ग्राम। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी, विल डू दैट। तो डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी करेंगे तो मास कितना दिया है आपका, मास दिया है आपका 68, डेंसिटी सॉरी कितना दिया है मास आपका 100, और कितना है आपका डेंसिटी 1.504। तो इससे हमने यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेनी है, या फिर इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो। फिर दूसरी चीज क्या दी हुई है, व्हाट इज दी W2, यानी कि W ऑफ HNO3 कितना दिया है 68%, का मतलब 68 ग्राम। इसका आपने मोलर मास निकाल लेना है, तो मोलर मास HNO3 का कितना आ जाएगा
ये हमारा H का 1 होता है, N का 14 होता है, 3 into 16 विल डू दैट एंड ये अराउंड आएगा 63 ग्राम पर मोल, राइट, ये इतना आ जाएगा। तो दोनों से क्या हम यहाँ से N2 निकाल सकते हैं, N of HNO3, तो N of HNO3 कितना आ जाएगा आपका 68 अपॉन में 63। यू कैन डू इट बच्चे, इसको आपको खुद करना है प्रैक्टिस, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेंसिटी दिया था, हमने मास को यूज करके वॉल्यूम निकाल लिया, हमने W/m करके हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इफ इट इज इन ml ऊपर 1000, तो सिंस वी हैव दिस इन ml ओनली, क्यों ml, क्योंकि डेंसिटी किस में दी है, ग्राम पर ml में दी हुई है, तो ये मिलीलीटर में ही दिया हुआ है, तो आप इसे रख लेंगे 68 अपॉन में 63 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम 100 अपॉन में 1.504, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ इन्होंने सिंपली क्या किया है, पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके, डेंसिटी दिया हुआ है, मास बाई डेंसिटी करके वॉल्यूम निकाल लिया, मोलैरिटी के फॉर्म में पुट कर दिया और आंसर आ गया 16.23 मोलर, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन इन मीथेनॉल, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड है प्रिपेयर करने के लिए 250 ml ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन इन मीथेनॉल, है ना। तो आपको ये निकालना है, इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, तो आप यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे मोलर मास जो है हमारा, तो मीथेनॉल दिया हुआ है, मीथेनॉल का सोल्यूशन दिया है 250 ml ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन इन मीथेनॉल, आपको निकालना है। देखो भाई डायरेक्ट मैं आपको शो करूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो 0.15 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन मीथेनॉल, मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स दिस मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। 1000 ml में कितने मोल प्रेजेंट हैं आपके, 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, यही तो मतलब होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको मोलैरिटी दी जाएगी उसका मतलब है कि 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड कितने में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। उसके बाद देयरफॉर 250 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट हो गए, यहाँ से हमने निकाल लिया मोल बेंजोइक एसिड के, और उन्होंने क्या पूछा है, मास पूछा है ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो देखो इसको ऐसे, बच्चे देखो, अगर आपको स्टिल अगर आपको कहीं डाउट है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि सपोज आपसे उन्होंने कहा इतने मोलर सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, बेंजोइक एसिड का, तो सिंपल सी बात है 0.15 मोलर सोल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इतने मोल्स, 0.15 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है किसमें, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। अब उन्होंने पूछा आपको 250 ml बनाना है, तो 250 में कितने प्रेजेंट होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 ml में कितने हैं हमारे, 0.15 मोल है, तो 250 ml में कितने हो जाएंगे, इससे आपने निकाल लेना है। तो 250 ml में कितने हो जाएंगे, 250 इंटू 0.15 अपॉन में 1000, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और इससे हम सिंपली निकाल लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया कितना मोल्स हो गया, तो 0.15 डिवाइड बाई 4 हमारे यहाँ पे मोल्स आ गए इसके। उन्होंने पूछा है मास में, तो मास कैसे निकालते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो जब भी मास निकल रहा है तो आपको क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है विद मोलर मास। तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास क्या होता है, C6H5COH इसका फॉर्मूला है, तो इसका मोलर मास आप निकाल लेंगे 6 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 12 प्लस 16 × 2 प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे यहाँ से बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको ऐड करके निकालेंगे, यहाँ से आपका मास आ जाएगा। यही चीज तो की हुई है इन्होंने यहाँ पे, इसलिए मैं कहती डायरेक्ट कर सकते हैं आप कि आपके 1000 ml में इतने मोल्स प्रेजेंट है, तो 250 ml में कितने आ गए, ये इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो 4 को डिवाइड किया तो तुम्हारा सिंपली आ गया, ये 4 टाइम्स जाएगा, और इसको डिवाइड किया तो 0.0375 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड आ गया। मोलर मास निकाला कितना आ गया, 122 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छे से करो इसको,
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट, if the solubility product of CuS is 6 into 10 to the power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution। बच्चे ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है लेटेस्ट ईयर्स में, अभी पूछा था। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डाला हुआ है और वही पूछा है इन्होंने मैक्सिमम मोलैरिटी निकालो, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट ईयर्स में पूछा गया है इसको, क्योंकि इसका बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं और उनका पर्पस होता है जहां बच्चे को लगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, वही क्वेश्चन उन्हें कॉम्पिटिटिव स्प्लिट का बनाया जाता है, बना देता है उसको। ठीक है, चलो भाई, तो देखो CuS है, इसको अगर मैंने तोड़ा किसमें टूटा, Cu2 प्लस H2 माइनस में टूट किया। ठीक है, तो अब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट अगर बेसिक आता है तो आपको पता है इसकी सॉल्युबिलिटी S लेंगे, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S लेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KSP? तो KSP विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस, और ये हमारा क्या आ जाएगा, तो KSP इक्वल्स टू हो जाएगा S इंटू S, तो यानी कि S स्क्वायर, S इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट KSP, और ये S इज नथिंग बट दिस इज द मैक्सिमम मोलैरिटी। ये जो S आएगा यही आपकी मैक्सिमम मोलैरिटी होगी। बस इन्होंने कंफ्यूज करके आपको यहाँ पे मैक्सिमम मोलैरिटी के टर्म में पूछा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो बताता है। तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है। KSP आपको गिवन है, आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो KSP दिया 6 into 10 to the minus 16, इसको आपने रख लेना है और आपको डायरेक्ट निकालना है। देखो एक बार चेक करो इसको, क्या है इसका सोल्यूशन, विल सी दैट। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने CuS को डिसोशिएट कर दिया Cu2 प्लस में H2 माइनस में। ये क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में यहाँ पे मतलब डिस्कस किया गया ये वाला कंसेप्ट, बिल्कुल लास्ट में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमेशा आता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको क्या निकाला, आपने यहाँ पे KSP से डायरेक्ट रिलेट करके इसको फॉर्मूला में पुट करके अंडर रूट 6 into 10 to the minus 16 को करेंगे तो हमारा इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा 2.45 into 10 to the power minus 8 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से करना। चलो भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब इतने ही क्वेश्चन आपके किसमें दिए हैं, मोलैरिटी टॉपिक के दिए हैं NCERT क्लास 12th की बुक में, राइट। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म मोलैलिटी। ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं मोलैरिटी में, अगर आप ढंग से देखोगे ना तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, पर उसे ध्यान से देखो फिर गलती नहीं होगी, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो मोलैलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सिंपल यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर है, मास ऑफ सॉल्वेंट हम किस में लेंगे, केजी में लेंगे, WA। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हो गए, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बना। तो WB अपॉन में यहाँ पे B डेजिग्नेट फॉर मास सोल्यूट के लिए यहाँ पे B लिया गया है, तो B हो गया आपका, यहाँ पे मोलर मास हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और ऊपर 1000। देखो बच्चे, पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, दोनों में कंफ्यूजन हटाना है आपको। एक होता है मोलैलिटी और एक होता है जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और एक है मोलैरिटी। ठीक है, जो आपने अभी अभी करा है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। डिफरेंस कितना है देखना ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड दैट मस्ट बी इन लीटर। और यहाँ क्या होता है, सॉरी ये तो मैंने ऊपर मोलैलिटी लिखा हुआ है, दिस इज द न्यू टर्म फॉर यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, इन किलोग्राम। और यहाँ पे हमारा मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि आपने अभी भी पढ़ा है। नीचे में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना होता है, लेकिन ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इन लीटर। ये डिफरेंस है। पहले इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार करो। कैसे तैयार करना है आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि मोलैरिटी, मोलर, जहां पे मोलैरिटी आ रही है वहां वॉल्यूम ले रहे हैं सोल्यूशन का, और जहां मोलैलिटी है वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। बच्चों वो जो मतलब ढंग से पढ़ते नहीं केमिस्ट्री, उनको यहीं पे कंफ्यूजन होता है, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। एक बार ध्यान से फॉर्मूला समझो है इसका। ऊपर दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे जब हमारा मोलैलिटी है, मोलैलिटी उस केस में यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो अभी हमने जो पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, तभी आपको समझ में आने वाला है टॉपिक जब आपको ये क्लियर हो। इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पे, आप एक बार उसको विजिट करो
और सीबीएसई का जो सैंपल पेपर इस बार 2026 का आया है उसमें इसमें दोनों का ही रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू में सॉल्व किया है मैंने, वहां पे मैंने दिखाया भी है। तो दोनों फॉर्मुलाज अगर आपको क्लियर है आप इजीली आंसर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो 11th में ही डन हो जाता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसे इग्नोर कर दिया तो फिर ये आपको क्लास 12 तक परेशान करेगा। इसलिए आप इसको डन करो और बिल्कुल कंसेप्ट डेवलप करो कि हाँ भाई क्या है मोलैरिटी, क्या है मोलारिटी, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। अब देखो तो मोलैरिटी में क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 ले लेंगे, है ना। तो दोनों फॉर्मुलाज को क्लियर कर लेना है। चलो अब इस पे देखते हैं, इसमें कुछ अलग से केसेस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं, विल सी दैट। देखो इसमें सबसे पहला है एन एंटी फ्री सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड दिस ग्राम ऑफ वाटर। मतलब इन्होंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, एक है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका इन्होंने मोलर मास दिया है 222 ग्राम, दूसरा दिया है इन्होंने वाटर, ठीक है। तो पहले मैं इसका लिख देती हूँ, तो इसका W दिया हुआ है, मैं EG लिख देती हूँ यहाँ पे 222.6 ग्राम एंड इसका हमारा W वाटर जो गिवन है दैट इज 200 ग्राम, राइट। ये हमें दिया हुआ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, आपको क्या निकालना है मोलैरिटी। तो जैसे ही मोलैरिटी पढ़ो एक बार उसका फॉर्मूला दिमाग में रिवाइज करो, फटाफट से उसको लिख के देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं और नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और दैट मस्ट बी इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या हो जाता है 1000, ठीक है। इसको अपनी तरफ से क्लियर करो कि हाँ भाई मुझे फॉर्मूला पता है, ओके। हम इस तरह से इसको देखेंगे, ओके। चलो ठीक है, डन। नाउ इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, ओके, यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी भी दे दी, इतनी दी हुई है। व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, तो डेंसिटी भी दे दी, तो मतलब इन्होंने दोनों का क्वेश्चन को मिक्स करके पूछा हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मुझे यहाँ पे W चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल का, नीचे मुझे यहाँ पे मोलर मास चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल का, नीचे मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यानी कि मैं सॉल्वेंट का मास लूंगी W1 और यहाँ पे मैं ऊपर 1000 लूंगी। तो मैं यहाँ पे डेटा पुट कर रही हूँ जो जो हमारी वैल्यूज रिक्वायर्ड है, और इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे और आप अपने घर पे करोगे और उसे चेक करना कि आंसर करेक्ट आया या नहीं। ये मोलालिटी हो गया। तो नाउ W कितना लेंगे हम 222.6। मोलर मास आप इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालोगे, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला भी गिवन है C2H6O2। तो करना क्या होता है 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, ऐड करो इसको 24 + 6 + 32, तो दिस वुड बी 62 ग्राम पर मोल। कितना हो गया ये 62 ग्राम पर मोल, ये हमारा हो गया इसका मोलर मास। तो मैं यहाँ पे 62 ले लेती हूँ। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 200, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो 200 और ग्राम में है तो ऊपर 1000। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा मोलालिटी। होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप सबको ये क्लियर है तो इसे ध्यान से देखो। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप उसमें लिखो कि मैम मेरे को यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, और डेफिनेटली आई विल जस्ट गिव यू सोल्यूशन फॉर दैट, है ना। उसके लिए डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन दूंगी ताकि आप उसे अच्छे से क्लियर कर सको। तो यहाँ तक हमने देखा ये हमारा हो गया मोलालिटी। अब नाउ दे आर आस्किंग फॉर मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए मैंने आपसे बताया था कि जब भी डेंसिटी का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, डेंसिटी दी हुई है कितनी 1.072 ग्राम पर ml। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो हम पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे परसेंटेज तो दी नहीं है पर दोनों के मासेस दिए हुए हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मास ऑफ वाटर। वी कैन डू इट। तो कितना हो गया 222.6 + 200, तो दोनों को आप एड ऑन करके इसको सिंपली निकाल लेंगे यहाँ पे मास ऑफ। और फिर आपने क्या करना है मोलैरिटी पे नीचे आपने यहाँ पे यही फॉर्मूला रखेंगे, N of solute divided by volume of solution, volume of solution if it is in gram, sorry solution volume है तो हम यहाँ पे लीटर लेंगे। तो अगर ये ml में है तो हमें ऊपर 1000 लेना होता है, ठीक है। 1000 हमने यहाँ पे ले लेना है 1000, राइट। ये तो सिंपली आपने लिख देना है यहाँ पे। तो क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही होंगे 222.6 अपॉन में 62 इनटू वॉल्यूम हमारा कितना आ गया। अब मेरे को पता है टोटल मास हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो गया आपका, दिस इज
200 इसमें आपने ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 0.6 इंटू 2 4 ऊपर 1000। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा मोलारिटी के लिए डायरेक्ट। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं सोल्यूशन में और एक बार से खुद करके देखो और होपफुली आपको करना चाहिए, आ जाएगा आपको। अदरवाइज एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है। देखो इसमें सबसे पहले क्या किया, मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, फिर इसमें आपको मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया था कितना 222.6 अपॉन दिस, इस तरह नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में यहाँ पे केजी में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल करेक्ट, हमने भी सेम चीज की हुई है। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 17.95 मोलर। ठीक है, सेम चीज है, आप चेक करके देखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी में यहाँ पे मास निकाल लिया 422.6, डेंसिटी आपकी गिवन थी, कितना आ गया ये आपका वॉल्यूम 394.22। कैलकुलेशन होती है बच्चे इसमें, वो करनी पड़ती है और फाइनल में इसको सॉल्व किया तो विल गेट 9.11 मोलर। तो इस केस में हमारा जो आएगा वैल्यू वो आएगा 9.11 मोलर। ओके, तो यू कैन डू इट, इसे ट्राई करो खुद और देखो वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, है ना। तो मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड in making 2.5 किलोग्राम of this molar aqueous solution। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, क्या दिया है आपको, इतने मोलर एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, और मास ऑफ यूरिया पूछा है कितना रिक्वायर्ड है ना। पहले चीज इसको समझो। तो अब देखो 0.25, अच्छा क्वेश्चन है ये, 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन, अगर मैं कहूं एक्वस सोल्यूशन मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब तुम्हें दिख रहा है कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये सुनो, मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि इतने आपके सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो मैं यहां से बात करूं तो व्हाट इज द मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने दिए हैं आपके 0.25, मोलर मास हम निकाल लेंगे। तो यूरिया का अगर आप मोलर मास निकालते हो NH2CO NH2 तो ये अराउंड आता है 60। एक बार चेक कर लेते हैं, 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, है ना, ये हमने ऐड कर लेना है, कितना आ रहा है ये चेक करो। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे यहाँ से, तो ये हमारा आ जाता है, इसका मास जो आता है 60, तो ये हमारा 60 हो गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो कितना आया हमारा मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया हमारा बेसिकली आ जाता है 15 ग्राम। तो दिस इज 15 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, आपने पहले देखा कि इसकी क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग से आपने निकाला, आपको बनाना है 2.5 kg ऑफ दिस मोलर। तो पहले हमने देखा कि इस मोलर का क्या मतलब है, इस मोलर का मतलब है कि हमारा इतने मोल्स ऑफ यूरिया किसमें प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो हमने देखा मास कितना प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2.5 kg का सोल्यूशन बनाना है ना। तो पहले हम देखते हैं सोल्यूशन कितना हो गया। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया भाई, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 15 + 1000, क्योंकि 1000 वाटर था, 15 तुम्हारा किसका है, यूरिया का। तो कितना हो गया 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तब हम यहां से देखेंगे, तो सिंस 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स हाउ मच यूरिया, 15 ग्राम ऑफ यूरिया। तो हेंस कितने पूछा है 2.5 kg। अगर हम देखें तो 2.5 kg में हम निकाल लेंगे। बच्चे यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे देखो, तुमने देखा कि इतने में इतना यूरिया है, तो 2.5 kg में कितना होगा, हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि एक चीज ग्राम में ले रहे हो, एक चीज उसमें kg में ले रहे हो, है ना। तो आपको चीज ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे इतने kg में पूछा है, तो इतने ग्राम में इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बदलेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 37 ग्राम। ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार, 37 ग्राम ऑफ यूरिया। यू कैन डू इट, करो इसे।
खुद यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे केजी में है तो पहले से ग्राम में बदल लो, फिर उसके बाद आप ग्राम में निकाल लो इतने ग्राम ऑफ यूरिया, है ना। तो केजी को ग्राम में बदलोगे, कैसे बदलते हैं केजी को ग्राम में? सिंपल है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है, आप खुद करो इसको, ठीक है, यू कैन डू इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका सोल्यूशन है, इसमें देखो क्या किया है, वही चीज है, मोल है, फिर इसका यहाँ पे मतलब इन्होंने मोलर मास निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल से यहाँ पे इन्होंने यूरिया का मास निकाल लिया, तो इतने किलोग्राम में आपका इतना प्रेजेंट है, ये किलोग्राम, ग्राम है ये गलत ले लिया इन्होंने, ग्राम, ये हमारा ग्राम है, ठीक है, इसको ठीक करेंगे। 15 ग्राम यूरिया और यहाँ पे इतने किलोग्राम में इन्होंने पूछा, तो यू कैन डू इट, करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे आपका क्लास 11th में भी दिया हुआ है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी दिया है, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्रीवियसली ये जेई के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों की चेक की जाती है, राइट। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज दिस ppm, कितना दिया है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, और उसका जो लेवल कंटामिनेशन का था वो कितना था, 15 ppm। यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ppm के ऊपर कि ppm को कैसे रिलेट करना है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, ओके दैट्स ओके, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है, आप उसमें जाके एक बार चेक कर लेना, लेक्चर 2 में ये चीज बताई गई है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं, तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म है, तो मास ऑफ कंपोनेंट लिख देती हूँ फॉर्मूला, अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, इसको रखना है। तो यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, अगर हम देखें मास ऑफ कंपोनेंट कितना दिया है, 15 ppm, तो भाई 15 ppm का मतलब आपको मैंने बताया हुआ था लेक्चर में भी, 15 ppm का मतलब होता है 15 ग्राम ऑफ CHCl3 is present in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ कंपोनेंट में कितना है 15, टोटल मास कितना दिया है 10⁻⁶ इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁴, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 1.5 के टर्म में कर लो, दिस विल बी 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारा परसेंट आ गया, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इन्होंने मोलैलिटी के बारे में पूछा है, इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए बच्चे आपको, यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट चेक होता है कि मोलैलिटी के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे हमें क्या चाहिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि भाई व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, कैसे लें हम लोग, ये केजी में लेना होता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे भूल जाता है बच्चों को। तो पता होना चाहिए आपको कि जब भी पीपीएम में आपको कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है तो बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इन दैट केस जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होता है पीपीएम में जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, ये मास ऑफ सोल्यूशन के बराबर ही होता है। यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है कितना 10⁻⁶ ग्राम, नो वरीज, ये कंसेप्ट था बस यहाँ पे। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, तो नंबर, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स पहले देखते हैं सोल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 15 मास है, अपॉन में अगर हम इसका निकालेंगे तो 119.5 आता है क्लोरोफॉर्म का, इनटू यहाँ पे कितना है 10⁻⁶ हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये ग्राम में है तो ऊपर 1000। तो बच्चे आपको ऐसे करके इसका आंसर निकाल लेना है। ये हमारा मास है सोल्यूट का, ये इसका मोलर मास है। जब तुम CHCl3 का मोलर मास निकालोगे तो सिंपल तुम्हें इसको फॉलो करना है 12 + 1 + 3 इंटू 35.5। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 119.5 आपका आ जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ है और फिर रिसेंटली आपका ये इतना हो गया, आपने इसको 1000 से बेसिकली करेक्ट किया क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। तो दैट इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स चेक द सोल्यूशन। तो देखो भाई शुरू में हमने किया, हमारा कितना आंसर आ गया था 1.5 10⁻³ क्योंकि 15 अपॉन में 10⁻⁶ इंटू 100। ओके, नेक्स्ट देखो आपने यहाँ पे पहले मोलर मास निकाल लिया 119.5, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको बताया कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इतने ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है।
अब ये ऑलमोस्ट वाटर के इक्वल है, तो इसमें आपको ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, आप बोलो कि सिंस सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा, तो दोनों के डेटा रख के आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बच्चे, ये क्वेश्चन भी जेईई में आया हुआ है लेटेस्ट ईयर्स में, 23 में आई थिंक सो या 24 में ये क्वेश्चन पेपर में है। आप देखो इसमें क्या है क्वेश्चन को, कभी भी क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता। ये आपका है कि आपने कितने कंसेप्चुअल क्लैरिटी से प्रैक्टिस की हुई है और कितने आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। नेलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट withdrawal symptoms in narcotic user. Dose of nalorphine generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of this molar aqueous solution required for the above dose. ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। आपको इस मोलैलिटी का मीनिंग निकालना है। ठीक है, इतनी मोलैलिटी आपकी दी हुई है, इतनी मोलैलिटी मतलब दिस अमाउंट ऑफ नेलोरफिन इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका इतना हमारा किसमें प्रेजेंट है, ये हमारा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। और उसके बाद हमें फाइनली पूछा है उन्होंने कि अगर हमें इतना बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। चलो भाई इसको मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से ही कराऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेलोरफिन का मोलर मास निकाल लेना है। मोलिकुलर फॉर्मूला आपको गिवन है, आप डेटा की वैल्यूज रखेंगे और आप निकाल लेंगे तो 311 ग्राम पर मोल इसका आपका मोलर मास आ गया। अब ये कह रहे हैं 1.5 × 10⁻³ मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ नेलोरफिन, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर में कितना नेलोरफिन प्रेजेंट है। आपने यहाँ पे मोल्स थे 1.5 × 10⁻³ मोल्स, लेकिन मास में निकालेंगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4665 ग्राम इसमें यहाँ पे नेलोरफिन आ गया। अब क्या करना है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन देख लेते हैं कितना हो गया। 1000 में आपने ऐड कर दिया मास ऑफ नेलोरफिन, ये सोल्यूशन का आ गया। अब द मास ऑफ सोल्यूशन कंटेन दिस ग्राम ऑफ नेलोरफिन इज दिस, मतलब इतने ग्राम नेलोरफिन हमारा कितने में प्रेजेंट है, इस वाले मास में। तो मास ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.5 मिलीग्राम, तो सिंपल यूनिटरी मेथड आपने अप्लाई किया तो 1.5 मिलीग्राम के हमारा कितने प्रेजेंट होगा, तो मिलीग्राम का अपने ग्राम में बदल लेना है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ और डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। चेक करो कहीं कोई कंफ्यूजन है, अगर है तो जस्ट मैसेज इन कमेंट बॉक्स आप मेरे को बता दो, पर्सनली मैं उसको डेफिनेटली शॉर्ट आउट करूंगी कैसे भी करके। तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपने सिंपली क्या करा इस क्वेश्चन में, आपने पहले वही जो मीनिंग आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मोलैलिटी का मीनिंग समझो कि जब भी मोलैलिटी दिया हुआ है तो वो आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे किसमें प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गए, तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, तो तुम्हें यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n इंटू इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से तो तुम्हारा यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट आ गया, W सोल्यूट भी आ गया। तो W सोल्यूट पता है, W सॉल्वेंट पता है, तो क्या तुम मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। तो दोनों को इसको ऐड करो एंड यू कैन इजिली गेट इट। ओके, चलो भाई लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके जेई के हैं तो उसमें आप डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो चाहे नीट हो चाहे जेई हो, काफी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं। ठीक है, और ये आपके क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चे, तो इसको ध्यान से करना है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज दिस, डेंसिटी दी हुई है, कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ Na+ आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ओके, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो बच्चे डेंसिटी देखते हैं कि डेंसिटी दी हुई है और यहाँ इन्होंने पूछ लिया मोलैलिटी, तो आधे बच्चे जो नहीं सीरियस है, जो अच्छे से नहीं पढ़ते, वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंसिटी हमारा, अच्छा डेंसिटी दिया इसका मतलब वॉल्यूम होगा। तो आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखना। सबसे पहले देखो मोलैलिटी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2-3 बार इसको लिख के देखो, यू विल बी एबल टू क्लियर एवरीथिंग। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, बिल्कुल फॉर्मूला सामने है। क्या यहाँ पे कोई डेंसिटी का यूज है मोलैलिटी में? नो, कोई यूज नहीं डेंसिटी का, तो क्यों वरी करना, डेंसिटी दी है तो दी रहने दो। क्या क्या दिक्कत है आपको? आपको साफ साफ दिया है इतने ग्राम Na+ आयन।
ठीक है। तो इतने ग्राम Na+आयन में आपको पहले क्या करना है, इसका मास दिया है 92 अपॉन में सोडियम आयन पे कितना मोलर मास होता है 23 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है पर किलोग्राम ऑफ वाटर में, तो 1 kg वाटर दिया हुआ है आपको। खत्म हो गई बात। बताओ भाई कुछ रह गया इस क्वेश्चन में? कितने एडवांस में जा रहा है ये हमारा हो गया मोलैलिटी का। और कोई डेटा क्या इसमें मिसिंग है? बहुत फास्ट करने वाला क्वेश्चन है ये, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आंसर क्या आ गया 4 मोलर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर में जेई नहीं पूछा हुआ है। देखो डायरेक्ट करना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी, है ना, ध्यान से करो इसको। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, ओके। तो ये सिंपली आपका यहाँ पे सॉल्व है, 4 मोलर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी। तो जनरली बच्चे नॉर्मेलिटी सीबीएसई के सिलेबस में क्लियरली नहीं दिया हुआ है, तो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉर्मेलिटी आपको बेसिकली पता होना चाहिए व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो अभी मैं यहाँ पे इस लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफली ही कराऊंगी इसके बारे में। अगर आपको इसको और अच्छे से जानना है, बहुत डिटेल में जानना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है। डेफिनेटली आई विल जस्ट गिव अ होल लेक्चर ऑन नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी इटसेल्फ अ बिग टॉपिक है। ठीक है, सेल्फ इज अ बिग टॉपिक जिसे आपको थॉरो करना होता है फॉर जेईई, राइट। तो अभी हम लोग करेंगे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इट्स डिनोटेड बाय n। आपका देखो मोलैरिटी में तुमने वहां पे क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी में तुमने हमेशा कंपैरेटिवली पढ़ना चाहिए। तो मोलैरिटी में तुमने ऊपर क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि नीचे हम ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये हमारा था मोलैरिटी का कंसेप्ट, राइट। नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मेलिटी में हम लोग ऊपर लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये यूज करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका भी मैं आपको कंपैरेटिवली बहुत आसानी से मेथड बताऊंगी। तो ये हमारा हो गया लीटर में, राइट। अब देखो जैसे तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है बच्चे। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हमें किस में लेना पड़ रहा है, नॉर्मेलिटी में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट लेना होता है। देखो पहले डिफरेंस समझो, सिंपल इतना सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं तुम्हारे दैट इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। इसी तरह जो हमारा बेसिकली नंबर ऑफ एक्सक्यूज मी, इसी तरह अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो आप पहले रिलेट करो चीजों को, कोई डरने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में व्हाट, इक्विवेलेंट वेट। तो व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट वेट, तो ये भी हमारा निकालना बहुत आसान होता है, पर मैंने आपसे बताया कि ये चीजें हमारे डिटेल लेक्चर होंगी। आपको जिन बच्चों को इसमें इश्यूज आते हैं या कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं डेफिनेटली इसको डिटेल में कराऊंगी, पर अभी हमारा टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो हमें इतना ही करना है फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। सिंपल फॉर्मूला वही बन गया, ऊपर आपका मास ऑफ सोल्यूट, नीचे इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, तो सेम फॉर्मूला आपका बन गया। इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके एनसीईआरटी में, तो अभी सीबीएसई के लिए आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, यू कैन लीव इट, ओके। नाउ हमें यहाँ पे क्या देखना है, अमंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हमने यहाँ पे लेक्चर 2 सोल्यूशन का लेक्चर 2 जो मैंने अपलोड किया इसी चैनल पे, केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें हमने 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सीखे थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम एंड पीपीएम। एंड नाउ वी हैड कवर्ड 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हेयर। इस वाले लेक्चर में हमने जो कंप्लीट किया है, हमने 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म किए, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी इन ब्रीफ, ओके। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अमंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मास परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रटना नहीं है बच्चों इसको, सिंपल सी बात है, ध्यान देखो। सो देखो आपसे पूछा गया है कौन कौन सा टर्म इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पे वॉल्यूम टर्म है, जिन टर्म्स में वॉल्यूम आ रहा है वो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे।
क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। बस इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जेई पे भी आजकल आ रहा है, अभी 2025 में भी इसको रिलेट करके पूछा है इन्होंने, तो आपने कंसेप्चुअली चलना है आगे। अब एक बार बताओ, मैं एक बार यहाँ पे समरी कर रही हूँ। मास परसेंट में हमारा क्या होता था, ऊपर मास, नीचे टोटल मास, मास ऑफ कॉम्पोनेंट, मास ऑफ कॉम्पोनेंट, नीचे क्या है आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ कोई वॉल्यूम टर्म है तो आंसर है नो, तो ये हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज है, आप चेक करो, वॉल्यूम में डेफिनेटली वॉल्यूम आता है, वो करेगा। अभी हम यहाँ पे इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हम देखें मास परसेंट, तो मास परसेंट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, पीपीएम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर क्या होता है पार्ट्स, नीचे पार्ट्स, दोनों के पार्ट्स होते हैं, तो पीपीएम भी नहीं करेगा, हमने इसको ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये नहीं करेगा। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन में तुमने देखा था Na, अगर मैंने ए कंपोनेंट का निकाला अपॉन में Na प्लस एन भी, क्या यहाँ पे वॉल्यूम है? नो, तो डेफिनेटली ये भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट व्हाट इज द टर्म मोलालिटी? रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे क्या है भाई मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसको मैं W से डिनोट कर देती हूँ, फिर जनरली हम W से ही लेते हैं इन केजी, तो ये भी नहीं करेगा। तो रटने की कोई जरूरत नहीं, आप समझो जहां जहां आपको मास टर्म दिखाई दे रहा है वो नहीं करेगा, जहां पे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाता है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कंसेप्चुअली आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो ये हमने यहाँ पे डन किया। नाउ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये भी दिया है, कैलकुलेट मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI इज दिस। बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोलारिटी कैसे निकालते हैं और मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला यूज करना, बस आपको डेटा पता होना चाहिए। 20% KI एक्वस सोल्यूशन का मतलब सब कुछ पता चल जाएगा आपको मैंने पहले भी कई बार बताई हुई ये बात कि आपको पता होना चाहिए कि यानी कि इसमें KI का मास कितना हो गया, W ऑफ KI हो गया आपका 20 ग्राम, और वाटर का मास कितना हो गया आपका यहाँ पे 80 ग्राम, 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट दिस। और आपको इसका मोलर मास निकाल लेना है KI का, है ना, KI का आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको खुद देखनी है, आपको डेटा दिया जाएगा, 39 होता है 127, दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। इसका मोलर मास भी आपको पता होना चाहिए, वाटर का जो कि आपका 18 होता है, इसको निकाल लेना, इसको आप ऐड कर लेना 39 प्लस 127, इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं सिंपली। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, ठीक है, जब जितना डेटा हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे मोलालिटी में तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है, मास देंगे ऊपर नीचे, आपको बेसिकली क्या लेना है, नीचे आपको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, दोनों केसेस को आप करो, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेंगे और नीचे आप लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है तुम्हारा KI, यानी कि दिस अपॉन में दिस करके ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है अपॉन में 80 ऊपर 1000। अभी बच्चे खुद करना है आपको, यू कैन डू विद दिस। वी आर डन विद दिस सेशन।